31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच पीएम मोदी दिल्ली में 4 रैलियां करने जा रहे हैं। पिछली रैली आपको याद होगी 10 जनवरी को उन्होंने की थी, लेकिन इन रैलियों और पिछली रैली की अगर स्ट्रैटेजी की आप बात करेंगे तो ये अलग है। साथ ही मोदी ने दिल्ली चुनाव में अपना हनुमान भी तलाश लिया है। क्या है पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी दिल्ली चुनाव को लेकर और कौन है मोदी के हनुमान, आप खुद देखिए। दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर की। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए, कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे इस पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है। और अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में भी पार्टी का भरोसा नरेंद्र मोदी पर ही है। 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच दिल्ली में नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां होने जा रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पहली रैली और अब इन 4 रैलियों का फर्क क्या है, ये हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी की 10 जनवरी को हुई पहली रैली और अब 31 से 4 फरवरी की रैलियों में क्या फर्क है? 10 जनवरी की रैली में मोदी के साथ मंच पर उन नेताओं को शामिल नहीं किया गया था जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब मोदी की रैलियों में मंच पर वो नेता भी रहेंगे जो चुनाव लड़ेंगे। 31 जनवरी को कड़कड़डूमा की रैली में बीजेपी के 17 उम्मीदवार मोदी के मंच पर मौजूद रहेंगे। 1 फरवरी को द्वारिका में मोदी की रैली होगी जिसमें 12 उम्मीदवार शामिल होंगे। ऐसी ही तैयारियां 3 फरवरी की रोहिणी और 4 फरवरी को अंबेडकर नगर में होने वाली रैली के लिए लिया जा रहा है। जाहिर है अब पार्टी के उम्मीदवारों को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जा रहा है। अब इस तैयारी के दूसरे हिस्से पर आइए। नरेंद्र मोदी की इन रैलियों और पूरे चुनाव प्रचार पर निगाह रखने के लिए मोदी कैबिनेट के कद्दावर नेता अरुण जेटली को चुना गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली चुनाव तक रोज 1 घंटा प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में बैठेंगे। जेटली बड़े नेताओं की रैली और लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मा संभालेंगे। अब सवाल उठता है कि चुनावों के आखिरी वक्त में ये बड़ी जिम्मेदारी अरुण जेटली को क्यों दी गई है? अरुण जेटली पहले भी 2 बार दिल्ली चुनावों में रणनीति बना चुके हैं। पार्टी महासचिव के तौर पर 8 विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में जेटली की बड़ी भूमिका रही। इनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पंजाब के चुनाव शामिल हैं। अरुण जेटली की छवि दिल्ली के नेता के तौर पर नहीं है, फिर भी उन्हें सुपरविजन का काम देने का क्या मतलब है? क्या पार्टी को भीतर घात का डर सता रहा है? जेटली जी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं और दिल्ली में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। दिल्ली में छात्र राजनीति से लेकर के और सामान्य राजनीति तक उनका एक स्वरूप रहा है और ख़ास तौर से वो बहुत सारे भूमिका में रहे हैं। अनेकों मंत्रालयों का भी जिम्मा उन्होंने देखा है, उठाया है। इस वजह से उनके प्रभाव को जो दिल्ली में व्यापक रूप से देखा जा सकता है, देश भर में तो उनकी छवि है ही। इसलिए अगर इसके तहत उनको जिम्मेदारी दी गई है तो ये एक तरह से हमारे नेताओं की कार्यकुशलता और उनकी क्षमता का पार्टी स्तर पर उपयोग माना जाएगा। जाहिर है कि पार्टी अब बड़े नेताओं के साथ चुनाव पर केंद्रित हो रही है। साथ ही उसकी कोशिश ये भी है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें बड़े नेताओं के साथ खड़ा किया जाए ताकि उनका कद भी पार्टी में बड़ा लगे। लेकिन पार्टी के इस चुनावी दांव का कितना राजनीतिक फायदा होने वाला है, ये फैसला 7 और 10 फरवरी को होगा। लोकसभा की सभी 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी के पास है, लेकिन फिर भी दिल्ली से बाहर बीजेपी नेताओं पर भरोसा। दिल्ली के मन में भी यही सवाल है। किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने के बाद अभी तक जितने भी चुनावी सर्वे आए हैं, सभी में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का पहली पसंद नहीं माना जा रहा है। क्या यही वजह है कि बीजेपी को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मंत्रियों की इतनी फौज दिल्ली में उतारनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले दिनों में कई रैलियां करने वाले हैं, तो क्या ये माना जाए कि बेदी का असर फीका पड़ रहा है, जिसके चलते मोदी को भी मैदान में उतरना पड़ा? कैमरामैन पवन के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। प्लान 25 में इन सेनापतियों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, पीएम मोदी ने इन्हें क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, चलिए आपको दिखाते हैं।
दिल्ली चुनाव के फतेह के प्लान 25 का सबसे खास प्लान है महिला महासंग्राम और इसकी कमान है सेनापति किरण बेदी के हाथ में। महिला महासंग्राम के सेनापति ने पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। आज किरण बेदी भी दिल्ली के लिए अपना एक्शन प्लान लेकर सामने आई हैं। ये सुपर कॉप का 25 पॉइंट का एक्शन प्लान है, जिसमें बेदी ने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए अपना एजेंडा बताया है। इस एक्शन प्लान की कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। दिल्ली की असुरक्षित जगहों पर स्मार्ट पेट्रोलिंग होगी। सार्वजनिक जगहों और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। डीटीसी की लेडीज स्पेशल बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को बचाव के लिए एक सेफ्टी किट दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24/7 रिस्पांस सेंटर बनेगा। हर जिले में महिलाओं के लिए एक स्पेशल पुलिस स्टेशन होगा। दिल्ली का व्यक्ति कैसा अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है और किन किन चीजों से असुरक्षित है, ये हम लोग, पुलिस नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी जिसको कहते हैं सिक्योरिटी इंडेक्स, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे किस एरिया में असुरक्षितता ज्यादा है। साउथ में ज्यादा है, ईस्ट में ज्यादा है, नॉर्थ में, वेस्ट में, और कहाँ सुरक्षितता ज्यादा है और वो क्यों है। किस एरिया में इनसिक्योरिटी ज्यादा है, किस एरिया में सिक्योरिटी ज्यादा है, उसके कॉमन रीजंस क्या। अब हम आपको बताते हैं कि अपने 25 पॉइंट एक्शन प्लान में किरण बेदी का जिक्र महिला सुरक्षा पर क्यों है। अगर चुनावी गणित के हिसाब से देखें तो दिल्ली में 46% महिला वोट बैंक है। साथ ही दिल्ली में महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। जी न्यूज तालीम के एक सर्वे से जाहिर हुआ था कि दिल्ली की 83.9% महिलाएं खुद को यहां असुरक्षित महसूस करती हैं। किरण बेदी की कोशिश है कि इस तबके का वोट एक मुश्त बीजेपी के खाते में खींचा जाए। महिला मुद्दे के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी किरण बेदी बड़ा चेहरा है। कि किरण किसी को अन्याय नहीं करती, किसी को तंग नहीं करती। करप्शन सिर्फ धन की नहीं होती है, करप्शन सोच और व्यवहार की भी होती है। करप्शन की लार्जर डेफिनेशन होती है। दिल्ली चुनावी जंग में मोदी के प्लान 25 से निकला दूसरा बड़ा चेहरा है सुषमा स्वराज। मोदी सरकार में विदेश मंत्री का पद संभाल रही सुषमा स्वराज की गिनती बीजेपी में दूसरी कतार के नेताओं में की जाती है। वो जितनी अच्छी वक्ता हैं, उतनी ही बड़ी संगठनकर्ता भी हैं। इसके अलावा वो खुद भी दिल्ली में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 1998 में जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब सुषमा स्वराज ही बीजेपी की सीएम थी। वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। दिल्ली वालों, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, और यहाँ भी 10 फरवरी को जब गिनती हो तो भाजपा की शुद्ध बहुमत की सरकार यहाँ आना। दिल्ली के मध्यम वर्ग और पढ़े लिखे तबके में सुषमा स्वराज की गहरी पैठ मानी जाती है, इसलिए उनकी अधिक से अधिक रैलियां प्लान की गई हैं। मोदी के प्लान 25 की तीसरा महिला चेहरा है स्मृति ईरानी। पार्टी दिल्ली में स्मृति ईरानी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराना चाहती है। बीजेपी की प्लानिंग है कि स्मृति ईरानी की एक दिन में 4 से 5 रैलियां महिला वोटर्स में स्मृति ईरानी की पैठ बढ़ा सकती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वजह से उनका नाम हर किसी को याद है। यंग जनरेशन और पारिवारिक महिलाओं दोनों में स्मृति ईरानी की पहचान है। जाहिर है प्लान 25 के दायरे को पार्टी ने इतना बड़ा कर दिया है कि उसमें जातिगत गणित भी फिट होता है और हर तरह सामाजिक क्षेत्रीय गणित भी। लेकिन इस प्लान का असर कितना होगा, इसका इंतजार 10 फरवरी को खत्म होगा। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।